बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन चल रही थी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के हवाले से। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर हमने ये सवाल अटेम्प्ट किया था और इसका एक पार्ट आप लोगों को करने के लिए दिया था। वो कौन सा पार्ट था? एफ को कहाँ से? परपेचुअल से। हमने कल एक बात सीखी थी कि आपके पास इन्वेंट्री के दो सिस्टम है। कौन कौन से? वो पीरियोडिक और परपेचुअल। लेकिन इन्वेंट्री को वैल्यू करने के दो मेथड्स हैं। वो कौन से हैं? फीफो एंड एफको। तो फीफो एंड एफको आपके पास दो वैल्यूएशन मेथड्स हैं और पीरियोडिक एंड परपेचुअल आपके पास रिकॉर्ड करने के तरीके हैं। कि या तो आप, तरीके से मुराद क्या है? एक सिस्टम आपको कहता है कि सर या तो आप क्या करें कि पूरे साल कोई हिसाब किताब नहीं रखें इन्वेंट्री जाने का कि कब सेल हो रही है, कितनी सेल हो रही है। आप क्या करें, बस इतना हिसाब याद रखिएगा कि ओपनिंग कितनी थी और मजीद आपने कितनी खरीदी। तो आपको पता चल जाएगा बेचने के लिए कितनी अवेलेबल थी। मेरे पास पूरे साल में बेचने के लिए 1000 यूनिट्स अवेलेबल थे। 1000 में से 100 यूनिट्स बचे तो बेचे कितने? 900। लेकिन मसला ये है कि क्या जरूरी है 900 बेचे हों? हो सकता है 800 बेचे हों लेकिन 50 चोरी हो गए। तो पीरियोडिक सिस्टम की लिमिटेशन ये है कि वो आपको ये नहीं बता पाएगा कि चोरी कितने हुए या खराब कितने हुए। वो तो ये बोलेगा बस जो बचे हैं यही यूनिट्स हैं, बाकी जितने भी हैं वो सब कहाँ हैं? सोल्ड हो चुके। ठीक है। फिर परपेचुअल सिस्टम में क्या होता था? परपेचुअल सिस्टम की सर खास बात ये थी कि परपेचुअल सिस्टम में ऐसा कोई मसला नहीं था। आपने एक यूनिट खरीदा, आपने रिकॉर्ड कर दिया। आपने उस यूनिट को बेचा, आपने रिकॉर्ड कर दिया। तो हर पॉइंट पर आपके पास इन्वेंट्री अपडेट हो रही है कि इस वक्त मेरे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है एज पर सिस्टम, और मेरे पास फिजिकली कितनी पड़ी हुई है आप टैली कर सकते हैं। तो अगर किसी पॉइंट पर आपको लगे कि मेरी फिजिकल ज्यादा कम हो गई तो इसका मतलब क्या है कि अब इन्वेंट्री के चोरी होने का कोई चांस हो गया है, या इन्वेंट्री खराब हो गई है, या इन्वेंट्री कोई फ्रॉड हो गया इन्वेंट्री के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो परपीचुअल और पीरियोडिक में ये फर्क है। तो सर हर जगह परपीचुअल क्यों नहीं चलता? क्योंकि परपीचुअल हर जगह पॉसिबल नहीं है। परपीचुअल हर जगह पॉसिबल नहीं है। क्या मिसाल ली इसकी हमने? आप दुकानें देखते हैं, दुकानों पे आप सामान खरीदने जाते हैं तो अक्सर दुकान वाला नोट कर रहा होता है ये मैंने सोल्ड कर दिया, ये मैंने बेच दिया, लेकिन बहुत सारे नहीं भी कर रहे होते क्योंकि उनका वॉल्यूम इतना ज्यादा होता है कि उनके लिए पॉसिबल नहीं। आज के दौर में ये चीज पॉसिबल हो गई है किसकी मदद से? सिस्टम्स की मदद से। कैसे? जब भी कोई इन्वेंट्री आती है सिस्टम में रिकॉर्ड होती चली जाती है, और जब वो इन्वेंट्री बिकती है तो सिस्टम में वो रिकॉर्ड होती चली जाती है। तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है। और फिर मंथ एंड के ऊपर हम एक स्टॉक काउंट करवाते हैं। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है वो बताओ। मंथ एंड पर हम एक स्टॉक काउंट करवाते हैं, पता चलता है 100 यूनिट्स पड़े हुए फिजिकली। फिजिकली सिस्टम में कितने होने चाहिए? अगर नहीं है तो मसला है। तो ये आजकल प्रैक्टिकली हो रहा है। अब हमने आपके साथ क्या चीज सीखी? हमने कल सीखी कि सर एक सवाल था जिसके अंदर आपके पास परचेजेस दी, ओपनिंग स्टॉक दिया, क्लोजिंग स्टॉक दिया और सेल्स कितनी हुई, ये सारी चीजें हमें बता दी गई। सवाल ये उठता है कि अगर मैं इनको दोनों वैल्यूएशन मेथड्स फीफो और एफको और इन दोनों मेथड्स को दोनों इन्वेंट्री सिस्टम से लेकर चलूं तो कैसे नजर आता है? तो कल हमने ये सीखा था। इसमें एक पार्ट रह गया था और वो था गालिबन एफको परपेचुअल। एफको परपेचुअल। एफको परपेचुअल में हम किस तरीके से इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे? परपेचुअल सिस्टम में जब भी आपको इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी हो आई वुड सजेस्ट ये फॉर्मेट यूज कर लीजिएगा। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मैंने बताया था, कोई FAR 1 नहीं है कि इसमें ये तरीका है प्रेजेंट करने का। ये एक तरीका है, सॉल्यूशन है। इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपके पास आंसर्स आ जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तरीके और भी हैं बहुत सारे, आप इसको एक कॉलम में भी कर सकते हैं काम को, लेकिन अगेन फिर आपको उसमें चीजें अलग तरीके से सोचनी पड़ेंगी। यहाँ पर फायदा ये है कि आपको रिसीट्स, इशू अलग अलग नजर आएगा और आखिरी कॉलम में आपको बैलेंस नजर आ जाएगा कि मेरे पास कितना बैलेंस बचा हुआ है। सेम फॉर्मेट चलेगा परपेचुअल में, और भले फीफो भले एफको, बस एफको के अंदर एक एडिशनल बात होगी और वो क्या होगी?
एडिशनल बात क्या होगी? एफ को में एडिशनल बात क्या होगी? हर ट्रांजैक्शन के बाद रेट अपडेट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम ये कहेंगे ये इन्वेंट्री आई, इसका टोटल कितने यूनिट्स है, डिवाइड कर दो। सवाल खुला हुआ है किसी के पास? जी बताइए। क्या है सवाल? चलिए, सबसे पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या थी? ओपनिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना था? 200 यूनिट्स। और किस रेट पर थे? 80। 16,000। सही है। फिर उसके बाद हमने कुछ खरीदा बेचा? परचेज करी। ठीक है, तो मैं परचेज लिख रहा हूँ ऑरेंज से। परचेजेस। कितनी इन्वेंट्री खरीदी? 150 यूनिट्स आपने खरीदे। 85 के हिसाब से खरीदे। और 12,750। 12,750 इन्वेंट्री आपने खरीदी। अब मुझे ये बता सकते हैं आप लोग कि आपके पास टोटल कितनी इन्वेंट्री हो गई? मैं यहाँ टोटल कर रहा हूँ। 300। कैसे सर 200 थी? कैसे? 200 पहले की अवेलेबल थी और आपने 150 यूनिट्स खरीदे। ये क्लियर है सबको? फिर उसके बाद अब मुझे बता सकते हैं कि इन 350 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट क्या है? कैसे बताया? मैंने कहा सर एक काम करते हैं कि वर्किंग भी करते हैं ना साथ में। 16,000 प्लस, और आंसर क्या आएगा? ये 28,750 रुपए कितने यूनिट्स की कॉस्ट है? तो मुझे बता सकते हैं पर यूनिट रेट क्या है? 82.1। दिस इज एफको। अब यही चीज मैंने जब फीफो में की थी तो मैंने क्या किया था? जब यही काम मैंने फीफो में किया था तो सर 200 यूनिट्स 80 के हिसाब से 16,000 थे। फिर आपने परचेजिंग करी 150 यूनिट्स 85 के हिसाब से 12,750। लेकिन क्या आपने फीफो के अंदर ऐसी कोई हरकत की थी कि 350 यूनिट्स एक साथ कर दिए और सबका रेट आपने कहा? तो फीफो में आप ये तमीज रखते हैं कि मैंने कौन से यूनिट्स किस रेट पर खरीदे, ताकि जब बेचूं तो हिसाब किताब है। फीफो क्या कहता है? फीफो ये कहता है कि जो यूनिट पहले आया है वो पहले ही बिकेगा। और अगर आपके पास क्लोजिंग में 100 यूनिट्स है तो वो 100 कौन से होंगे? सबसे लेटेस्ट वाले। फीफो ये कहता है। सर हो सकता है मैं लेटेस्ट वाले पहले बेच दिया हूं, अब फीफो को नहीं पता ये बात। फीफो क्या वैल्यू करेगा? बोलेगा जो सबसे लेटेस्ट बचे हैं वही है मेरे पास। अब आपके पास इन यूनिट्स का रेट क्या है? 82.1। उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन सेल करी आपने। कितने यूनिट्स? अमाउंट बताएं पहले टोटल। यहां पर क्या अमाउंट आ रहा है? क्वांटिटी 190 हो गई। क्वांटिटी 190 हो गई, समझिएगा क्वांटिटी 190 हो गई। अब ये 190 कौन से वाले बिके? कौन से वाले बिके? कौन से वाले बिके? 190 यूनिट्स कौन से बिके? 200 वाले 150 वाले? 200 वाले। क्यों? फीफो थोड़ी है, एफ को है। 200 वाले बेचे 150 वाले में से बेचे सर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने सबको एक रेट पर एवरेज कर दिया। एफ का मतलब क्या है? एवरेज कॉस्टिंग। एवरेज कॉस्टिंग। तो मैंने इन सारे यूनिट्स को कितने पर वैल्यू कर दिया है?
तो जो बिकेगा वो भी कितने पर बिकेगा? याद रखिएगा 82.1 सेलिंग प्राइस नहीं, ये हमारी कॉस्ट है। मैं कॉस्टिंग की बात कर रहा हूँ सिर्फ। मुझे इन 190 यूनिट्स का अमाउंट बता देंगे? 15,606.6, तो उसको 7 कर देता हूँ। सही है। अब मुझे बता सकते हैं कि रिमेनिंग यूनिट्स कितने बचे हैं? और इन 160 यूनिट्स की कॉस्ट क्या है? 13,142। पर यूनिट रेट क्या है? 82 पॉइंट। सर ये चेंज क्यों नहीं हुआ इस दफा? नहीं तो रेट चेंज कब होगा फिर? हम कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें भी तो करें साथ साथ। रेट चेंज होगा कब? और यूनिट्स आएंगे, और अगर और यूनिट्स 82.1 पर आए तो चेंज होगा। अगर मैं नई यूनिट्स खरीदूं इसी रेट पर, कौन से रेट पर? इसी 82.1 के ऊपर, तो क्या ये रेट चेंज होगा? चेक करें एक बार कुछ करके, थोड़ा तजर्बा करके। अगर अज्यूम करता हूं मैंने मजीद खरीदे 100 यूनिट्स इसी 82.1 के रेट पर, तो अमाउंट कितना बनेगा? 8,210। मुझे टोटल अमाउंट बता सकते हैं क्या हो जाएगा? यूनिट्स हो जाएंगे 260। ये बात समझ में आ रही है? 260। अमाउंट कितना हो जाएगा इन सबका? पहले अमाउंट एफ को है तो पहले हम क्वांटिटी निकालेंगे, टोटल टोटल अमाउंट निकालेंगे और फिर रेट। 21,300 अब इनको डिवाइड करके रेट निकालें। 82.1। तो क्यों, ऐसा क्यों हुआ? सर ऐसा इस वजह से हुआ कि आपने जो एडिशनल यूनिट्स खरीदे उनका रेट यही था। तो जब इनका रेट सेम था, आपने इनको एवरेज किया, वेटेड एवरेज किया, तो अल्टीमेटली आपके पास जो एवरेज रेट दोबारा निकला वो भी वही निकला। एक सिंपल सी बात है। एक यूनिट 2 रुपए का है, तो आपने कहा सर इस यूनिट की कॉस्ट है 2 रुपए। दूसरा यूनिट आपने खरीदा, वो भी 2 रुपए का था। मैंने कहा मुझे इन दोनों की एवरेज प्राइस बताओ, आपने कहा अच्छा सर डिवाइड बाय 2 कर दें। तो आंसर क्या आएगा? थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा अब। अगर मैं बोलूं कि मैंने 2 यूनिट्स खरीदे, एक 2 रुपए का खरीदा और एक 4 रुपए का खरीदा, अब इन दोनों का एवरेज। क्यों? सर ये जो 4 रुपए आपने एक्स्ट्रा पे किए हैं, इस 4 रुपए में जो 2 रुपए एक्स्ट्रा पे किए हैं, इसका बर्डन कौन बेयर कर रहा होगा? दूसरे वाले यूनिट्स। और अगर आपने सस्ता खरीदा हुआ, तो इस 2 रुपए का बर्डन कौन बेयर कर रहा होगा? दूसरे वाले यूनिट्स। इसीलिए रेट चेंज हो रहा है। इसीलिए एफको में रेट चेंज हो रहा है। फीफो कहता है नहीं भाई, ये मेरा मसला नहीं है, मैं पहले आया हूं, मैं अपनी कॉस्ट के ऊपर ही बिक रहा हूंगा, मुझसे मत पूछना कि उसका हिस्सा मैं बांटूं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, चलो आगे। सेल हो रही है, परचेज हो रही है? परचेज कितने पे? 300 यूनिट से परचेज हो रहे हैं 88 के हिसाब से। 26,000। अब एक बात बताएं, अभी सॉल्व किए बगैर, अब जो रेट निकलेगा रिवाइज, वो 82.1 से ज्यादा आएगा कम आएगा? ज्यादा आएगा जी। ज्यादा ज्यादा। क्यों? कॉन्सेप्चुअल। 82.1 और 88, तो जो एवरेज होगा वो 82.1 से, मतलब जो आंसर निकलेगा वो इन दोनों के बीच में निकलेगा ना कहीं, या 82.1 से नीचे निकलेगा? नीचे का तो चांस ही नहीं, इन दोनों के बीच में निकलेगा। इससे फायदा क्या होगा, ये सब समझना चाहिए। जब आप लोग आंसर निकाल रहे होंगे तो आपको पता रहेगा कि मैं कहीं गलत तो नहीं जा रहा कहीं, ये आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने पेपर के अंदर। जी। क्या बता रही हैं आप? 460। 39,000 रेट 85 पॉइंट। सही है। उसके बाद क्या हो रहा है? सेल हो रही है, चलें सेल कर लेते हैं।
220 यूनिट्स आपने सेल किए, किस रेट पर सेल किए होंगे? अगर ये फीफो होता तो मैं सोचता कि पहले कौन से आए थे, पहले कौन से बिकेंगे। अमाउंट क्या है इनका? 12,000, 18,911। सही है। उसके बाद सही है। उसके बाद फिर मजीद सेल हो रही है। 70 यूनिट सेल हो रहे हैं। 85.96, 6,017। ओके, अब मुझे बैलेंसिंग फिगर बता दें। वन 85.96, रेट चेंज नहीं हुआ क्योंकि कुछ खरीदा नहीं। सही है। फिर क्या हो रहा है? कितने की? 94। 11,000। कितने होगा यूनिट्स? 290। टोटल अमाउंट 25,893.2। और रेट क्या आएगा एवरेज? 89 पॉइंट। सही है, 89.28। सही है। सबको क्लियर है? अब इसी में थोड़ी सी एडिशंस करते हैं। हाजरा क्लियर हुआ आपको? मिस हाजरा क्लियर हुआ? समझ में आ गया? चलो, अब इसमें थोड़ी सी अगर चेंजिंग करें, मिसाल के तौर पे परचेज हो रही है और अगर परचेज रिटर्न हो जाए तो क्या होगा? मैं अज्यूम करता हूँ, सवाल यहाँ खत्म हो गया हमारा। मैं अज्यूम करता हूँ कि इस सवाल में ये जो आपने इस दिन 300 यूनिट खरीदे थे किस रेट पर, इनमें कोई मसला आ गया, आपने सप्लायर को वापस कर दिए। 300 में से परचेज रिटर्न हो रहे हैं लेट से 50 यूनिट्स। 50 यूनिट्स। अच्छा, अब क्योंकि मैं इनको रिटर्न कर रहा हूं तो मैं रिसीट के कॉलम में नेगेटिव लिख रहा हूं। मैं रिसीट के कॉलम में ही नेगेटिव लिख रहा हूं। इन 50 यूनिट्स को किस रेट पर रिटर्न करेंगे, ये अहम बात है। 89 पॉइंट। क्यों भाई? ये तो समझ ही नहीं आई क्या हुआ। क्या लगता है आप लोगों को? पहले आप लोग बताएं फिर मैं सही बात बताऊंगा ना। आप लोगों को क्या लगता है किस रेट पर जाएगा? जिसपे बाई किया 88 पर कर दो। सॉरी, 88 कर देता हूँ। आप लोग कह रहे हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है। 88 पर कितना अमाउंट? 4400। तो अब मुझे बता सकते हैं मेरे पास यूनिट्स कितने बचे हुए होंगे? 240 यूनिट्स जो बचे हुए होंगे, उनका उनकी टोटल वैल्यू क्या होगी? एफ को में तरीका सेम रखिएगा, पहले यूनिट्स फिर टोटल अमाउंट और फिर रेट निकालिएगा। 21,490, 93। ठीक है। अब मुझे रेट बता दें। रेट कम आएगा ज्यादा आएगा? निकालें। किस तरीके से निकालेंगे? ये 25,893 माइनस 4,400 आ गया। ओके, अब रेट क्या आ रहा है? 89 पॉइंट। जी, यही आ रहा है मिस, यही आ रहा है 89.55। रेट चेक करें। तो जब मैंने परचेज रिटर्न करी तो मैंने परचेज रिटर्न के लिए ये रेट यूज नहीं किया, भले मैं पुराना स्टॉक रिटर्न कर रहा था। क्यों किया मैंने ऐसा?
क्यों किया मैंने ऐसा? सर नहीं, सोचें जरा, मुझे एक बात बताएं कि जब आपने सप्लायर को रिटर्न किया होगा तो क्या सप्लायर आपसे ये बोलेगा कि अच्छा अपनी कॉस्ट पर मुझे वापस कर दो? आपने कुछ टाइम बाद 1,000 रुपए का यूनिट खरीद लिया और आपकी एवरेज कॉस्ट हो गई 500 रुपए। सप्लायर को आप ये बोलेंगे यार मुझे 500 रुपए वापस करो? ऐसा कुछ बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते। आप उसे वो आपसे क्या बोलेगा? 88 पर खरीदा था, तो इस तरीके से आपका रेट अब क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताएं, गौर किया आप लोगों ने? पहले जब मैं कम रेट यहाँ पे रख रहा था तो रेट जो आ रहा था मेरे पास वो बढ़ रहा था। यहाँ कम हो रहा था, सॉरी, कम हो रहा था ना। चल, यहाँ पर एवरेज रेट क्या है? 82.91। यहाँ पर मैंने क्या रेट रखा? 88। और फिर जब इसका एवरेज लिया तो इसके बीच में कहीं आंसर आया। सही है। यहाँ पर जब मैंने गुड्स को रिटर्न किया 89.28 वाले, तो अब आंसर इससे बड़ा नहीं आया, इससे छोटा आया। यहाँ पर बड़ा आ रहा था, 82 से 85 हो गया था रेट। क्यों? क्योंकि परचेज रिटर्न हो रही है, गुड्स जा रही हैं। सस्ती वाली गुड्स जो आपके पास थी 89 पर आपके पास रिकॉर्डेड है, और करें 89 पर आपके पास रिकॉर्डेड है, सस्ती वाली गुड्स जो है वो आपके पास से जा रही हैं। तो जो उनका एक्सेस, ये जो डिफरेंस होगा ये कौन बेयर करेगा? ये जो डिफरेंस है ये कौन बेयर करेगा? जो बची हुई है। तो वो डिफरेंस कितना होगा? थोड़ा सा मैथ्स में कैलकुलेशन करें, कितना होगा? 89 पॉइंट माइनस ये है ना एक्स्ट्रा अमाउंट जो छोड़कर जा रही है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट को छोड़कर जा रही है। और कितनी गुड्स है? कितने यूनिट्स है? 240। क्या हो गया? कितने यूनिट्स छोड़कर जा रहे हैं? 50। कितने? जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन ये बात बता रहा हूँ, 77.5 इज द अमाउंट जिसकी वजह से ये वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज इंक्रीज हो रही है। ये जो एडिशनल अमाउंट है, जो जाने वाली गुड्स छोड़कर जा रही हैं, जाने वाली गुड्स छोड़कर जा रही हैं, वो एडिशनल अमाउंट कौन बेयर कर रहा है? 240 यूनिट। कहां पर? चेक कर लें। 77 पॉइंट, आप दोबारा चेक कर लें, सब दोबारा चेक कर। 64 आ रहा है, चेक कर लें दोबारा से। कोई बात नहीं, हो जाता है। 64 आ रहा है, ठीक है, चले 64 पे बात कर लेता हूँ। 64 रुपीज ये कौन बेयर कर रहा है? 240। तभी इन 240 यूनिट्स का रेट आप देख रहे हैं कि बहुत मामूली सा इंक्रीज कर रहा है। बात क्लियर है? दिस इज द रीजन बिहाइंड के एवरेज कॉस्टिंग के अंदर रेट बार बार चेंज क्यों हो रहा है और किस लॉजिक से हो रहा है, ठीक है। अब यही चीज सेल रिटर्न के लिए कर सकते हैं, सेल रिटर्न के लिए कर सकता हूँ। कहां पर? डिपेंड करता है कौन सी गुड्स रिटर्न हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब सेल रिटर्न हो रही है तो किस रेट से होगी? जिस रेट पर आपने कॉस्ट रिकॉर्ड की थी। क्यों? जिस रेट से सीओजीएस रिकॉर्ड की थी, कॉस्ट ऑफ सेल, रिटर्न जब करते हैं तो भी किसी से करते हैं, उसी रेट से करते हैं। तो मैं अज्यूम करता हूं कि मैंने ये वाली गुड्स रिटर्न की है। सही है, ये वाली 220 जो बेचे थे ना 85.96 पे, ये मैंने रिटर्न रिकॉर्ड किया और लेट से 60 यूनिट्स रिटर्न किए हैं। तो आइए, 60 यूनिट्स मेरे पास रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। पहले जब मैं इशू में रिकॉर्ड करता था तो क्या करता था, ऐड या लेस? लेस करता था ना। इशू का मतलब क्या है? गुड्स जा रही हैं तो माइनस हो रही है, अमाउंट भी माइनस हो रहा है। अभी यहाँ पर मेरा मकसद क्या है? ऐड करना है, क्योंकि सेल रिटर्न हो रही है। इन 60 यूनिट्स को किस रेट पर रिकॉर्ड करूंगा? अमाउंट क्या बनेगा टोटल? 5057.6। सही है, 57 रख लेता हूँ मैं। ये खास तौर पर रेट में ध्यान रखा करें कि जो पॉइंट्स में वैल्यू है वो सही आनी चाहिए। टोटल अमाउंट में थोड़ा बहुत चलता है। अच्छा, अब मेरे पास टोटल यूनिट्स कितने हो जाएंगे?
टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 26,600 सही है। मुझे रेट बता सकते हैं? सर रेट कम हो गया, क्यों? गुड्स बढ़ी है, मसला नहीं है। जो गुड्स आई हैं वो कम वैल्यू वाली आई हैं। अगर ज्यादा वैल्यू वाली आती तो रेट क्या हो जाता? ये कॉन्सेप्चुअली बात समझ में आ रही है? अगर कम रेट वाली आई है तो रेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो बाकियों का बोझ बांट रही है। लेकिन अगर ये ज्यादा अमाउंट वाली गुड्स आ जाती तो वो रेट अपना हिस्सा यहाँ बांटती, तो अल्टीमेटली अमाउंट इंक्रीज कर जाता। क्लियर हुई वाली बात? कितना रेट आ रहा है एवरेज? 88.83। ये हमने दो एडिशनल सिनेरियोस किए कि अगर परचेज रिटर्न हो या सेल्स रिटर्न हो तो आपने ये आइडेंटिफाई जरूर करना है कि कौन सी गुड्स परचेज रिटर्न हो रही है और कौन सी गुड्स सेल्स रिटर्न हो रही है। सबके पास ये आंसर आ रहा है? सबको ये बात समझ में आ रही है? कोई भी कोई कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था। ये पूरा पीडीएफ आपको उस ड्राइव पर मिल जाएगा जो मैंने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लगाई है। सेम तरीके से होगा ये सवाल भी सॉल्व। जिन्होंने कर लिया, जिन्होंने नहीं किया दोबारा कर लीजिएगा। जिन्होंने कर लिया वो दोबारा मत कीजिएगा, सॉरी। जिन्होंने नहीं किया वो कर लीजिएगा, माय मिस्टेक। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल? कल हमने जो बात पढ़ी सारी शुरू की थी, मैंने आपको कहा था कि मैं वैल्यू कर रहा हूँ। कल हमारी डिस्कशन हो रही थी स्पेसिफिकली फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू के ऊपर, ऐसा ही है? फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू के ऊपर। फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू में मैंने एक बात सीखी थी। फिनिश्ड गुड्स की वैल्यू में हमने एक बात सीखी थी, और वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि इन्वेंट्री आप वैल्यू करते हैं IS 2 के हिसाब से, ऐसा ही है? कल तक हम सीख रहे थे कॉस्ट, फीफो, एफको, पीरियोडिक, परपेचुअल। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज में अब एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो अब दुनिया का कोई सवाल आ जाएगा फीफो, एफको, परपेचुअल, पीरियोडिक का, कर लेंगे? कर लेंगे ना? उम्मीद है मुझे ऐसा। लेकिन अब आगे बात करते हैं हम लोग। सर IS 2 क्या कहते हैं? क्या इन्वेंट्री को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है? लोअर ऑफ कॉस्ट या तो आज हम समझने लगे हैं NRV को। कल हमने एक छोटी सी डिस्कशन की थी NRV को, NRV के ऊपर। आज हम NRV के बारे में मजीद पढ़ेंगे। NRV कैलकुलेट करना सीखेंगे मुख्तलिफ तरीके से। NRV तो इन्वेंट्री को हम वैल्यू करते हैं लोअर ऑफ कॉस्ट या NRV के ऊपर। NRV की फुल फॉर्म क्या थी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या मतलब? सर एक तो वो अमाउंट है जो आप इस एसेट को लाए हैं और कॉस्ट बेयर की है, कॉस्ट है वो, सिंपल। एक वो अमाउंट है जो आप इस एसेट से कमाएंगे। एसेट की डेफिनेशन क्या थी? एक सिंपल, कोई वो वाली नहीं, बहुत रट्टे वाली। एसेट किसे कहते हैं हम लोग? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आप जिससे निकाल सकें, ये बात आती है एसेट की डेफिनेशन में। तो मुझे एक बात बताइए, एक इन्वेंट्री एसेट है आपके पास, इन्वेंट्री एसेट है। उस इन्वेंट्री को आप लाए हैं 100 रुपए देके, लेकिन जब आप उसे बेचने जाते हैं, उसे रियलाइज करने जाते हैं, उससे इकोनॉमिक बेनिफिट लेने जाते हैं, तो आपको पता चलता है ये इन्वेंट्री 100 रुपए की तो नहीं बिकेगी, ये किस रुपए की बिकेगी? 80 रुपए की। तो अब मुझे एक बात बताएं, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप इसको अपनी बैलेंस शीट में 100 रुपए का दिखाएं? नहीं सर। आप इसको कितने पर दिखाएंगे? एक और तरीका इस बात को समझने का, पीपी के अंदर रिवैल्यूएशन याद है? तो जब पीपी में रिवैल्यूएशन लॉस बुक करना होता था, आप कितने पर रिकॉर्ड करते थे? उसे रिवैल्यूड अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड करते थे। सिमिलरली IS 2 के अंदर भी आप इन्वेंट्री को इसी तरीके से निकालेंगे। तो सर ये 80 रुपए पता कैसे चले? ये 80 रुपए पता कैसे चले? तो अगर आपको पहले से पता चल गया था कि प्राइस चेंज होने वाली है, आपने 100 का क्यों खरीदा? आप सस्ता खरीद लेते।
अगर आपको पता था ये चीज 80 की बिकेगी तो आप 70 की खरीदते, आपने 100 का क्यों खरीदा? ये फर्क है एनआरवी और कॉस्ट के अंदर, आइए समझता हूँ। तो एनआरवी और कॉस्ट में फर्क क्या है? एनआरवी और कॉस्ट में फर्क सिर्फ इतनी सी बात का है, टाइम का। किसका? टाइम का। कॉस्ट आपके पास पास्ट की होती है और एनआरवी आपके पास फ्यूचर की होती है। हम कहाँ खड़े हुए हैं? आज। हम ना फ्यूचर में गए ना हम पास्ट में गए, हम आज खड़े होकर देख रहे हैं कि इस इन्वेंट्री को मैंने कितने का खरीदा था और फ्यूचर में ही कितने की बिकेगी। फ्यूचर में ये कितने की बिकेगी। ठीक है। तो मैं इस पॉइंट पर, लेट से ये मेरा ईयर एंड है 31 दिसंबर, मैं यहाँ खड़े होकर सोच रहा हूँ कि मैंने ये इन्वेंट्री खरीदी थी जब, तो 100 रुपए की थी जब भी खरीदी थी, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इन्वेंट्री 100 रुपए की नहीं बल्कि 80 रुपए रियलाइज करवा के मुझे दे पाएगी। सर 80 रुपए क्यों देगी? 80 रुपए क्यों देगी? सर हो सकता है कि ये इन्वेंट्री जहां रखी थी वहां पर पानी भर गया और इन्वेंट्री खराब हो गई हो, इस वजह से ये इन्वेंट्री आपको 80 रुपए दे के जाएगी। सर हो सकता है कि फ्यूचर में हुआ ये कि आप कोई आईटी इक्विपमेंट्स में डील करते हैं और एप्पल ने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर दी। अगर एप्पल कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, कॉन्सेप्चुअली सोचिएगा, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू कम होगी नहीं होगी? लोग ध्यान देंगे उसके ऊपर? नहीं देंगे। जब ध्यान नहीं देंगे तो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है हमने, डिमांड कम तो प्राइस भी क्या हो जाएगी? प्राइस भी कम हो जाएगी आपके पास। तो इट कुड बी एनी अदर रीजन जिसकी वजह से आपकी सेलिंग प्राइस कम हो सकती है। आपको क्या रीजन सुनने को मिल सकता है? सर शायद आपकी इन्वेंट्री क्या हो चुकी है? ऑब्सोलीट हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। शायद आपकी इन्वेंट्री खराब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, ये भी लिख सकते हैं। और कुछ क्या हो सकता है? क्या हो गया? कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट हो गया। हम रीजंस देख रहे हैं। और कोई किसी के जहन में कोई एक? आउट ऑफ फैशन हो गई, ठीक है, बिल्कुल रेलिवेंट है। ये चीज यूजुअली आपको देखने को मिलेगी इस चीज क्लॉथिंग वगैरह के बिजनेस में। क्लॉथिंग वगैरह के बिजनेस में ये चीज बहुत कॉमन है कि एक चीज 10,000 की भी होती है और एक सीजन में वही चीज 5,000 की भी मिल रही होती है। वो कैसे मिल रही होती है? कि उस टाइम पर वो आउट ऑफ फैशन हो जाती है, उसकी जरूरत नहीं होती और कंपनी को कैश की जरूरत होती है, तो वो उसे सस्ते में देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लियर है सबको ये बात? और कोई रीजन? और कोई खतरनाक रीजन? सर लॉ ने पाबंदी लगा दी उस प्रोडक्ट के ऊपर, ऐसा भी तो हो सकता है। हो सकता है लॉ बोल दे कि ये कुर्सी बेचना मना है, तो अब अगर ये कुर्सी बेचना मना है, लोग खरीदेंगे? कोई रखेगा अपने पास? कोई रखेगा ही नहीं चीज। जब कोई रखेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं, तो इसकी प्राइस क्या हो जाएगी? किसी भी वजह से, ये सारे रीजंस हैं। अगर कोई पूछे सर एनआरबी कम क्यों होगी, क्यों हम सस्ती चीज बेचेंगे, सर दीज कुड बी द रीजंस जिसकी वजह से आपकी इन्वेंट्री 80 रुपए पर बिक रही होगी। क्लियर है सबको ये बात? पास्ट मेजरमेंट कॉस्ट क्या है? पास्ट मेजरमेंट व्हाट यू ऑलरेडी स्पेंट ऑन इन्वेंट्री। एनआरवी क्या है? फ्यूचर ओरिएंटेड, व्हाट यू एक्सपेक्ट टू रिकवर फ्रॉम सेलिंग दैट इन्वेंट्री। अगर आपको लगता है इफ यू एक्सपेक्ट टू रिकवर लेस देन यू स्पेंड, यू मस्ट राइट डाउन द, अगर आपको लगता है कि आप 100 रुपए नहीं रिकवर कर सकते, 80 रुपए करेंगे, तो आप 80 रुपए पर उस इन्वेंट्री को ले आए। लेकिन सर जरूरी नहीं है आप 80 रुपए भी लाएं, क्योंकि 80 रुपए जेब में लाने के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ सकता है। आप बेचने के लिए मार्केट में जाएंगे, वो बोलेगा मेरे घर पे प्रोडक्ट तुम पहुंचाओगे, तो 20 रुपए ट्रांसपोर्टेशन के कौन बेयर करेगा? तो वो 80 रुपए में से कहां से माइनस होंगे? आप बोलोगे यार मैं कहां से दूंगा, मैं ऑलरेडी लॉस में हूं, जो तुम 80 रुपए दोगे उसमें से काट लेना। तो आपके लिए वो इन्वेंट्री कितने की हो गई? 80 की या और कम की? 60 रुपए की। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस क्या है? द प्राइस यू एंटिसिपेट रिसीविंग फ्रॉम द कस्टमर व्हेन द इन्वेंट्री इज सोल्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। सर एक इन्वेंट्री जब आप बेच रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कितने की बिकेगी,
ऑब्सोलीट होने की वजह से, खराब होने की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से वो कितने की बिकेगी। दूसरी चीज, कॉस्ट टू सेल। अब वो 80 रुपए जेब में लाने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उस पर बात कर लेते हैं। ओनली इंक्रीमेंटल कॉस्ट, मतलब आप ये नहीं बोलिएगा कि वो इन्वेंट्री जहां मैंने रखी हुई है उसका किराया, ये सब मत डालिएगा उसके अंदर। आप सिर्फ वो खर्चा इंक्लूड करेंगे इसके अंदर जो आपको एडिशनली बेयर करना पड़ेगा उसको बेचने के लिए। Costs that arise solely because you are selling the item. These must not be included if the sale does not happen. तो अगर सेल ना होती तो ये कॉस्ट भी इनकर ना होती, जैसे कि किसी को बेचने का कोई कमीशन दिया आपने, सर कोई डिलीवरी चार्जेस, कोई फ्रेट चार्जेस, या कोई पैकेजिंग वगैरह के चार्जेस, ये सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो रही हूँ। ये तो थी नॉर्मल बातें जो कल हमने पढ़ी थी कि एनआरवी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। लेकिन अब यहां से जरा हम कोई नई बात सीखेंगे, और वो नई बात क्या है? नई बात ये है कि क्या आपके पास जो इन्वेंट्री है वो सिर्फ एक तरह की है? आपके पास जो इन्वेंट्री है वो एक तरह की है? नहीं। हमने तो कल सीखा था कि हमारे लिए इन्वेंट्री वो भी है जो बिल्कुल बेचने के लिए तैयार है। वो कौन सी इन्वेंट्री है? फिनिश गुड्स। एक इन्वेंट्री वो भी है जो अभी अभी खरीद के लाए, उसे बनाना है, उसे क्या कहते हैं? रॉ मटेरियल। एक इन्वेंट्री वो भी है जो अचानक से हुआ ये कि लाइट आ गई, तभी ये ऐसी हरकतें कर रहा है। ठीक है। एक इन्वेंट्री वो भी है कि जब ये एसी बन रहा था, जब ये एसी बन रहा था, बनते बनते अचानक से 31 दिसंबर आ गई और ये एसी आधा बना था। मतलब इसके अंदर शायद इसका कंप्रेसर लग गया था, बॉडी नहीं लगी थी, और इसमें इसकी बाकी चीजें, फिल्टर वगैरह नहीं लगे थे। अब उस पॉइंट पर ये इन्वेंट्री आधी अधूरी है। अब इसको मैं क्या नाम दूं? मैं रॉ मटेरियल बोलूं? नहीं। मैं इसको कंप्लीट इन्वेंट्री बोलूं, फिनिश गुड? नहीं। सर ये बेच नहीं सकता ना, इसको पूरा बनाना ही है, तो कहीं बीच में चीज फंसी हुई है। ऐसी इन्वेंट्री को क्या नाम दिया हमने? वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन वर्क इन प्रोसेस पर मैं यहाँ पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा फिलहाल। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि वर्क इन प्रोसेस के लिए आपके पास एक पूरी प्रोसेस कॉस्टिंग अवेलेबल है। तो यहाँ पर वर्क इन प्रोसेस पढ़ाते हुए आपको मैं जस्ट बताऊंगा कि वर्क इन प्रोसेस इतना है, वो अमाउंट आएगा कैसे, हम प्रोसेस कॉस्टिंग में उसको पूरा डिक डाउन करेंगे। क्लियर है? सही है। अब यहां पर मैं क्या देख रहा हूं, वो जो वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, वो जो वर्क इन प्रोसेस की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, वो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने पर वैल्यू करनी है, यहां पर मैं ये चीज सोच रहा हूं। ठीक है। मुझे एक चीज बताएं, सबसे पहले फिनिश गुड है, फिनिश गुड्स को आप वैल्यू कर रहे होंगे किस अमाउंट के ऊपर? सर जितने पर वो बिकेगी, और कॉस्ट टू सेल। इस एनआरवी को, ये एनआरवी निकालने का तरीका है, किस चीज पर वैल्यू करेंगे? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। इसमें आपने सर वो नहीं बताया, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। ऑलरेडी कंप्लीटेड है तो यहां पर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन नहीं यूज होगा, तभी मैंने यहां पर इसको ब्रेक डाउन कर दिया। हर चीज के लिए अलग अलग चीज है। क्लियर है सबको? डिफेक्टिव गुड्स, सर हुआ ये कि आप जो है वो एसी बना रहे थे, बनाते बनाते कुछ एसी खराब हो गए। मैं ये नहीं कह रहा बीच में रुक गए, खराब हो गए। अब वो खराब एसी का क्या करती है कंपनी? उसको सस्ते में अलग बेच देती है। सही है। मुझे एक बात बताइए कि वो जो खराब एसी है, खराब एसी है, उसके लिए आप सिर्फ कॉस्ट टू सेल को इनकर करेंगे, सिर्फ कॉस्ट टू सेल को माइनस करेंगे, या उसको रिपेयर करने का खर्चा भी? समझे एक बात, मैं यहां पर जितनी भी कॉस्ट बना रहा हूं, किस तरीके से बना रहा हूं, उसको बेचने के काबिल करने के लिए बना रहा हूं, बेचने के काबिल। मैं यहां पर जो भी वैल्यू डिटरमाइन कर रहा हूं, वो इस नियत से कर रहा हूं कि इस इन्वेंट्री को बेचने के काबिल बनाने के लिए कितने रुपए लगेंगे। क्लियर है ये बात? यहां पर डिफेक्टेड गुड्स की बात की तो आपने कहा सर मैं इसको बेचूंगा लेट से 100 रुपए का, कितने का? लेकिन सर एक मसला है, मसला है वो ये है कि इसको 100 रुपए का मैं ऐसे ही नहीं बेच सकता, इसको 100 रुपए का मैं ऐसे ही नहीं बेच सकता, मुझे इसको बेचने के लिए पहले मुकम्मल करना पड़ेगा। अज्यूम करता हूँ ये चेयर है और ये इस चेयर की एक टांग टूटी हुई है,
तो मुझे इसको बेचने के लिए इसकी एक टांग लगानी पड़ेगी। वो टांग लगाने का खर्चा कितना है? 10 रुपए। 10 रुपए है मेरे पास? नहीं है। 10 रुपए भी नहीं है। तभी तो कह रहा हूं कि वो 10 रुपए कहां से रिकवर करूंगा? ये 100 रुपए में से। हम इसको रियलाइज उस अमाउंट पे कर रहे हैं। ऑब्वियसली पैसे मैं दे रहा हूँ अभी। कॉन्सेप्ट क्या है पीछे? आप ये बोल रहे हो जेब में 100 रुपए आएंगे, लेकिन वो 100 रुपए जेब में लाने के लिए अभी जाएंगे कितने? 10 रुपए। तो अल्टीमेटली जेब में आए कितने? फिर आपको पता चला कि इस इन्वेंट्री को बेचने के लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा, लेट से 15 रुपए। वो कौन देगा? वो भी आप दोगे। जरा सोचिएगा, 100 रुपए जेब में आए, लेकिन उससे पहले खर्च कितने हो गए? 10 रुपए और 15 रुपए, तो जेब में कितने आए? 75 रुपए। ये बात सबको समझ में आई? कॉन्सेप्ट वही है। अच्छा, ये बात हो गई डिफेक्टेड गुड्स की। अब उस इन्वेंट्री है क्या करें जो बीच में फंसी हुई है? अब आप लोग बता सकते हो उसका फॉर्मूला बगैर देखे? देख लिया? इतनी जल्दी है हमें। चले, मुझे एक बात लॉजिकली, मैं उस इन्वेंट्री को बेचूंगा 100 रुपए का, लेकिन वो 100 रुपए जेब में लाने के लिए मुझे उसे क्या करना पड़ेगा? रिपेयर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रिपेयर करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जब WIP की बात आएगी तो बस कॉस्ट ऑफ रिपेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा। सॉरी, रिपेयर कहां पर आएगा? डिफेक्टिव गुड्स के अंदर। तो जब मैं WIP की बात करूंगा तो सेलिंग प्राइस माइनस बेचने का खर्चा माइनस मुकम्मल करने का खर्चा, तो मुझे पता चल जाएगा मेरी जेब में नेट अमाउंट कितना आ रहा है। लेकिन अगर वो आपको बोले WIP भी है और खराब भी है, तो आप इसमें से कॉस्ट ऑफ रिपेयर भी माइनस कर देंगे, अगर वो आपको बता रहे हैं तो। समझ में आ रही है बात? कोई स्टैंडर्ड नहीं है ये। फिर ये बात मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ। नई बात आप लोगों के लिए क्या है? रॉ मटेरियल। इस पे जरा गौर कीजिएगा। रॉ मटेरियल आपके पास है, लेट से ये एसी है। इस एसी को बनाने के लिए प्लास्टिक लगी है, ठीक है? मुझे एक बात बताइए, प्लास्टिक रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल की NRV निकालने के लिए क्या आप ये बात बोल सकते हैं, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस? आप बेचते हैं रॉ मटेरियल? आप प्लास्टिक बेचते हैं? सही है। तो आप बेच पाएंगे? सवाल ये है कि आपने जिस तरीके से रॉ मटेरियल खरीदा, क्या आप वैसे बेच पाएंगे? क्या आप डीलर हैं उस प्लास्टिक के? आप तो बेच ही नहीं सकते। तो रॉ मटेरियल के केस में आप एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन क्या होती है सर? यहाँ तो वो आएगी ही नहीं। आएगी? नहीं आएगी। रिपेयरिंग की कॉस्ट? नहीं सर, रॉ मटेरियल ऐसे ही पड़ा हुआ है। कॉस्ट टू सेल? नहीं सर, जब एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर कौन सी प्राइस रेलेवेंट है? यहाँ पर इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आती है। क्या आती है? सेलिंग प्राइस नहीं आएगी, क्या आएगी? मतलब अगर यही सेम प्लास्टिक मैं आज खरीदने जाऊं, बेचने नहीं जा रहा, दोनों बातों में फर्क है। आप बेचने जाओ, खरीदने जाए में बात फर्क होती है। होती मार्केट प्राइस से, आप बोलेंगे सर एक ही बात है। फर्क होता है इस बात में। क्या फर्क होता है? थोड़ा समझिएगा। अगर आप उस प्लास्टिक के डीलर हैं, अगर आप उस प्लास्टिक के डीलर हैं, तो आपके लिए सेलिंग प्राइस कुछ और होगी। मुख्तलिफ लोग बेच रहे हैं मुख्तलिफ प्राइसेस के ऊपर। लेकिन जब आपके लिए वो रॉ मटेरियल एज आ इनपुट इस्तेमाल हो रहा है कुछ बनाने के लिए, तो आप क्या करने जाएंगे? खरीदने जाएंगे। मेरा रॉ मटेरियल किस अमाउंट पर दिखना चाहिए? आज अगर मैं ये रॉ मटेरियल खरीदूं तो कितने का मिलेगा? आज अगर मैं ये रॉ मटेरियल खरीदूं तो, बात समझ में आई सब? मुझे ये रॉ मटेरियल बेचना है, बेचना है, बेचना है, बेचना है, बेचना है, बेचना है। जब बेचना ही नहीं है तो सेलिंग प्राइस क्यों रेलेवेंट है? ये दूसरा तरीका है इसको सोचने का। एक और तरीका, फिनिश गुड बेचनी है, तभी तो मैंने कहा सेलिंग प्राइस। डिफेक्टिव गुड्स भी बेच सकता हूं रिपेयर करके, तभी तो मैंने कहा सेलिंग प्राइस। WIP कंप्लीट करने के बाद बेच सकता हूं, तभी तो कहा सेलिंग प्राइस। रॉ मटेरियल कंप्लीट करने के बाद बेचूंगा? नहीं सर, रॉ मटेरियल क्या कंप्लीट करेंगे? रॉ मटेरियल तो वो है जो अभी आई है और पड़ा हुआ है। इसको तो अभी बहुत इम्तिहानों से गुजरना है। इस इन्वेंट्री को कितने पर वैल्यू करूं? अगर आप यहां पर भी ये तरीका लगाते ना, सेलिंग प्राइस
माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, तो आपके लिए चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। आपके लिए चीज बहुत ज्यादा, इस तरह से सोचिएगा, इस एसी के अंदर एक रॉ मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ, कितने हुए हैं? 10 किस्म के रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं, प्लास्टिक, मेटल, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और डिफरेंट आईटी इक्विपमेंट्स, ये सब अलग अलग रॉ मटेरियल्स हैं। अगर मैं इन सब रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट इस तरीके से निकालने लग जाऊं कि ये एसी बिकेगा 80,000 रुपए का और वो जो प्लास्टिक पड़ी है वो 1,000 रुपए की है, 74,000 कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, डज दैट मेक सेंस? बेहतर तरीका क्या मिला कॉस्टिंग को? उसने कहा कि सिंपल सी बात है, ये प्लास्टिक अगर तुम आज खरीदने जाओ तो तुम्हें कितने की मिलेगी? बोलेगा ये प्लास्टिक अगर मैं आज खरीदने जाऊं तो ये मुझे मिलेगी 25 रुपए की। तो तुम्हारी 25 रुपए इज द एनआरवी। उस 25 रुपए को आप कंपेयर करेंगे किसके साथ? उस 25 रुपए को आप कंपेयर करेंगे किसके साथ? अपनी कॉस्ट के साथ। अगर आपकी कॉस्ट 30 रुपए है तो फिर आप उस इन्वेंट्री को कितने पर रिकॉर्ड कर रहे होंगे? 25 रुपए को। दिस इज दी कॉस्ट। बात समझ में आई? सवाल में जब वो आपको देगा फिनिश गुड तो आपके जहन में आएगा सेलिंग प्राइस ढूंढो, कॉस्ट टू सेल ढूंढो। जब वो आपको देगा डिफेक्टेड गुड्स तो फिर आप क्या ढूंढेंगे? सेलिंग प्राइस, लेकिन रिपेयर करने का खर्चा, लेकिन बेचने का खर्चा। जब वो आपको देगा WIP तो फिर आप ढूंढेंगे सेलिंग प्राइस माइनस बेचने का खर्चा और कंप्लीट करने का खर्चा। लेकिन अगर वो आपको देगा कि आपके पास रॉ मटेरियल है उसको कितने पर वैल्यू करेंगे, तो फिर आप ढूंढेंगे रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये मैं फर्क क्यों बता रहा हूँ, एक ही सवाल होगा उसमें वो आपको कंफ्यूज करने के लिए शायद फिनिश गुड्स की परचेज प्राइस दे दे। बोले कि अगर ये फिनिश गुड आप मार्केट से परचेज करते हो तो आपको इतने की पड़ती है। आपके लिए रेलिवेंट है? आपके लिए कौन सी प्राइस रेलिवेंट है? जितने पर आपकी प्रोडक्ट बिकेगी। बात क्लियर है? क्लियर है? एक सवाल, a business has three items of inventory currently carried at their cost. Due to a sudden decrease in market demand, the selling prices of the inventories have fallen. The following information is available for each item. For each item. तो अब मुझे बता सकते हैं आप लोग कि इन गुड्स की एनआरवी क्या होगी, इन गुड्स की कॉस्ट क्या होगी और मुझे इसको कितने पर रिकॉर्ड करना है। हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ रहे हैं तो हमें ये देखना है कि इस इन्वेंट्री को मैं कितने रुपए पर वैल्यू करूं। सही है? लिखना है? जी जी। चलें, तो इस सवाल को करते हैं। अब मुझे यहाँ पर क्या बताना है? कैलकुलेट द एनआरवी ऑफ ईच इन्वेंट्री। ठीक है, मुझे हर इन्वेंट्री की एनआरवी कैलकुलेट करना है। और अज्यूम करता हूँ मैं एक और बात यहाँ पर ऐड ऑन, ताकि यहाँ पर हम ज्यादातर चीजें सीख जाएं, कि ये भी बता दो कि इन्वेंट्री को वैल्यू किस पर करना है। एक तो एनआरवी कैलकुलेट कर लो और ये भी बता दो वैल्यू किस पर करना है। ठीक है? जब मैं इस तरह का कोई सवाल कर रहा हूँ ना तो मेरे सामने एक तरीका आता है और वो क्या है कि एक तो मुझे दिखानी है यहाँ पर आइटम। सही है? एक मुझे दिखानी है यहाँ पर उसकी कॉस्ट। दूसरी चीज मैं यहाँ दिखा दूंगा इसकी एनआरवी। और अगर किसी एग्जामिनर को शक हुआ यार ये एनआरवी क्या होती है, तो मैं उससे एक बात कहूंगा, एनआरवी इज, नहीं नहीं है, मैं बोलूंगा उसको सेलिंग प्राइस माइनस माइनस कॉस्ट टू सेल और फिर कॉस्ट टू रिपेयर, इतनी सारी चीजें। अगर मैं इसका एक आसान सा काम करूं, इस चीज को आसान करने का तरीका है, ये कॉस्टिंग में ज्यादातर आपको आपके सजेस्टेड सॉल्यूशन में भी देखने को मिलेगा, और वो क्या तरीका है। एक तरफ डेटा लिख लें,
तो हमारी डिस्कशन चल रही थी इस सवाल के ऊपर। सही है, मैंने इस सवाल में आपको क्या बताया कि जब भी आपको कॉस्टिंग का पेपर अटेम्प्ट करना हो, और ये तो बहुत छोटा सा सवाल था, तो आपने कहा सर कर लिया हमने ऐसे। आगे चल के आपके पास डेटा बढ़ता चला जाएगा, प्रोडक्ट्स एक नहीं 10-10 होंगे अगर, तो मुझे बताएं आप किस तरीके से मैनेज करेंगे कैलकुलेशन। कैलकुलेशन भी लेके चलनी है और साथ में वर्किंग भी लेके चलनी है उसको। आइए, तो मैंने आपको एक तरीका बताया सॉल्व करने का। आइटम रखेंगे, उसकी सेलिंग प्राइस रखेंगे, उसकी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन रखेंगे। ये जो सवाल का डेटा आ गया और ये मेरा डेटा आ गया। सही है। हाँ, तो अब मुझे बताते जाइए कि सबसे पहले मेरे पास जो आइटम है कौन सा है, फिनिश्ड गुड A1। इसकी सेलिंग प्राइस क्या है, 7,800। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन क्या है, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन है कुछ नहीं है, सेलिंग कॉस्ट 500। अब इसकी कॉस्ट क्या है, कितनी, 8,000। एनआरवी क्या है, एग्जामिनर, मुझे क्या पता क्या है। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, आपने सिर्फ आंसर नहीं देना, आपने उस आंसर को समझाना है। तो मैं क्या बोलूंगा उससे, मैं बोलूंगा देखो बात सुनो, तुम उठाओ ये सेलिंग प्राइस, सही है, तुम उसमें से माइनस कर दो क्या, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, तुम उसमें से माइनस कर दो क्या। अब मुझे एक बात बताएं, क्या एग्जामिनर को आपसे कोई शिकायत होगी, नहीं, उसे ये सारी चीज तमीज से नजर आ रही होगी। अब वो यहाँ पर क्या देखेगा, एनआरवी नजर आ रही है ए, उसने कहा 7,800 माइनस बी कुछ है नहीं, माइनस सी, कितना बना 7,000, और ये 8,000 था। दूसरी चीज क्या है, ए सेलिंग प्राइस क्या है उसकी, 12,000 सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट, उसने कहा एनआरवी बताओ मुझे, आपने कहा ए माइनस बी माइनस सी, तो उसने कहा यार ए क्या है, किसी के समझ में ये सवाल, यार ए तो इस पूरे कॉलम को कह रहे हो, तुम कौन सी वैल्यू की बात कर रहे हो, कॉमन सेंस की बात है। ए कॉलम के अंदर जिस प्रोडक्ट की आप ढूंढ रहे हो उसी की बात कर रहा हूं मैं, कॉमन सेंस की बात है, इसका लॉजिक इस तरह से चल रही है। तो 12,000 माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन माइनस 200, क्या आंसर आएगा, 11,000। और वर्क इन प्रोसेस B1, सेलिंग प्राइस 16,000, सॉरी 14,000, 14,000, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 1,500, और 200 रुपए इसको बेचने का खर्चा, कॉस्ट कितनी है, और एनआरवी क्या आएगी मेरे पास 12,000। आंसर वही आया होगा जो आप लोगों ने निकाला होगा, मैं मानता हूँ, मैं आपको प्रेजेंटेशन का तरीका सिखा रहा था इसमें। अब अगर आपसे कहा जाए लोअर ऑफ निकालो, तो आप कैसे बताएंगे उसे, सर कुछ नहीं करेंगे, एक कॉलम ऐड कर देंगे आगे, लोअर ऑफ क्या, कॉस्ट एंड एनआरवी। अब या तो आप लिखते हैं कॉस्ट ऑफ एनआरवी, पूरी पूरी डेफिनेशन बताएं उसे, या मैं एक काम करूंगा और इसको एक कोड दे दूंगा डी, और इसको एक कोड दे दूंगा, तो लोअर ऑफ डी, मेरी वर्किंग एफिशिएंट भी हो गई, कंप्लीट भी हो गई, किसी को मुझसे शिकायत नहीं होगी। ये वो पैटर्न बता रहा हूँ जो आपका एग्जामिनर फॉलो कर रहा होता है। आप सीएमए के वर्किंग पेपर्स उठा के देख लें, क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लें, आंसर ऐसे मिलेंगे आपको, A B C D। लेकिन अगेन कोड भरने की जरूरत नहीं है, इतने रखिएगा जितने समझ सकें आप लोग, आपकी भी समझ में आने चाहिए और आगे भी समझ में आने चाहिए। चलें, अब मुझे बताएं, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर क्या होगी, तो आप उसे बोलेंगे 7,300, ई और डी में से लोअर क्या है, आपने लिख दिया 7,000। जब एग्जामिनर कोई सवाल करना है 7,300 कहां से आया, उसने फौरन ऊपर देखा डी और ई में से जो लोअर है, हाँ सही बात कर रहा है, कॉस्ट और एनआरवी में से जो लोअर है वो क्या है 7,300, ठीक है। 11,000, और ये मेरे पास इसका एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सा आंसर बन गया जिसमें सारी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट हो रही है। तो ना मुझे कोई लंबी लंबी वर्किंग करनी पड़ी,
ना मुझे एक एक आइटम को करके दिखाना पड़े। सही है? समझ में आ गई चीज? हो जाएगा ये सवाल? ये होमवर्क है। ये होमवर्क है भाइयों बहनों, ये होमवर्क है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज है, बस उसको मैं बता दूं पहले से आपको। रॉ मटेरियल के आगे आपको ये दिखेगा लिखा हुआ नॉर्मल तरीका, क्योंकि यहाँ पर आपको ये चीज सिखाई जा रही है, इसीलिए आपसे वर्किंग करवाई जा रही है, इसीलिए आपको यहाँ पर इसको ऐसे फिनिश गुड ट्रीट करना है, या WIP इसको लिखने वाले, ताकि आपको समझने में मुश्किल ना हो। क्योंकि यहाँ पर आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट गिवन नहीं है। सही है? लेकिन मैंने आपको बताया कि आगे जाकर आपको जब रॉ मटेरियल दिया जाएगा तो आपको क्या दी जाएगी? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। यहाँ पर क्यों नहीं दी गई सर? यहाँ पर वो आपसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पर ना दी। तो आप इसको रॉ मटेरियल ना बोले, आप इसको WIP बोले। ये WIP 1 और ये WIP 2। सही है? ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन का एक अच्छा मजेदार सा सवाल। वैसे जब ये कर लेंगे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इतना मजेदार सवाल है। क्या ख्याल है? पहले सवाल को समझें, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पढ़े। ताहिर लिमिटेड, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल है। ताहिर लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 4 products। The related data for the year ended 31 December is given below। आपके पास कुछ यूनिट्स की ओपनिंग इन्वेंट्री है। पहले देख लेते हैं रिक्वायरमेंट क्या है, ताकि पता हम उस तरह से सोचें सवाल को। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट शुड बी रिपोर्टेड इन द SOFP। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का सवाल। इसने मुझे क्या दिया? ओपनिंग इन्वेंट्री। मेरे पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं? 4 प्रोडक्ट्स हैं। कितनी प्रोडक्ट्स हैं? कौन कौन सी? समझ में आ रही है? यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो हर्डल आता है ना स्टूडेंट को, वो आता है सवाल समझने में। अल्फाज मुश्किल नहीं होते, प्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि आपको समझ ही नहीं आता कहना क्या चाह रहा है, डेटा क्या। यहाँ पर पहले डब्बे का मतलब बताएं। पहले डब्बे में उसने मुझे ओपनिंग इन्वेंट्री से रिलेटेड डेटा दिया है। ये मैंने आपको तमीज से रख के दिया, जब ICAP का एग्जामिनर देगा तो वो ये भी नहीं बताएगा, वो एक ही डब्बे के अंदर सब भर देगा, बोलेगा ढूंढते रहो। ओपनिंग इन्वेंट्री है आपके पास, कितने यूनिट्स? ए के 10,000, बी के 15,000, सी के 20,000। कॉस्ट कितनी है? और इनकी NRV क्या है? तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितने पर वैल्यू होगी? कितने पे? 7। ठीक है। डी वाली कितने पर वैल्यू हो रही होगी? और सी वाली? डी वाली? क्लियर है? नींद आ रही है बहुत तेज? फिर समझ कैसे आएगा फिर? आ रहा है समझ? पक्की बात है? जहां लगे सर नहीं समझ आ रहा, ऊपर जा रहा, बता दीजिएगा। सही है? अब ये तो उसने बता दिया ओपनिंग, ओपनिंग का डेटा बता दिया। अब वो कह रहे हैं कि मैंने आज के दिन, इस महीने में, इस साल में क्या बनाया। चले, मैंने कितने यूनिट्स बनाए? 50,000। मैं एक ही बात कर रहा हूँ फिलहाल से। 50,000 यूनिट्स बनाए। और इनको बनाने में खर्चा कितना आया? 4 लाख। तो मुझे बता सकते हैं पर यूनिट खर्चा कितना आया? 8,000। सही है। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, ये क्या है? ये क्या है? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट क्या है क्या यहाँ पर? यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हो? सही है। सही है। मेरा सवाल है क्या चीज यहाँ पर किस काम में आएगी?
यहाँ पर किस काम में आएगी? मजेदार सवाल, चलें आगे बढ़ते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी पड़ी हुई है? कितनी पड़ी हुई है? तो आपको वैल्यू कितने यूनिट्स की बतानी है? क्लोजिंग एक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। भूल जाए से मुराद कि आपको फर्क नहीं पड़ता 50,000 यूनिट बने, आपको वैल्यू कितने यूनिट्स की बतानी है। बाकी का डेटा आप यूज कर रहे होंगे इनकी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए। आपके लिए मेन टारगेट क्या है? सही है। डैमेज यूनिट्स कितने हैं इन्वेंट्री के अंदर? 300। तो मुझे बता सकते हैं कि 5,000 में से अगर 300 डैमेज हैं तो रिमेनिंग सही कितने हैं? 4,700। आगे चलो। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड, ए को मैं वैल्यू करता हूं वेटेड एवरेज के ऊपर, ठीक है। यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम, जब मैं इस ए यूनिट को खरीदने जाता हूं तो कितने रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन जब बेचने जाता हूं, सही है, तो मेरे लिए कौन सी प्राइस रेलेवेंट है? कॉन्सेप्ट टेस्टिंग मेरे लिए कौन सी प्राइस रेलेवेंट है? सेलिंग प्राइस या खरीदने वाली? सेलिंग प्राइस रेलेवेंट है, मेरी बात हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। ये मेरे लिए यहाँ पर रेलेवेंट नहीं है। मेरे लिए कौन सी प्राइस रेलेवेंट है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट, जब मैं एनआरवी कैलकुलेट कर रहा हूँ। यूनिट कॉस्ट टू रिपेयर डैमेज, सर ये क्यों बता रहे हैं यहाँ पर, हमें क्या करना है इसका? डैमेज गुड्स भी तो हैं 300 रुपए की, उनको वैल्यू नहीं करना आपने? करना ही नहीं करना। मजेदार सवाल। The company estimates that selling expenses will increase by 10% in January 2024। आप कौन से साल की कर रहे हैं? 31 दिसंबर 2023। तो मुझे एक बात बताएं, ये आपको ये क्यों बता रहे हैं 2024 का डेटा? कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग। क्लोजिंग स्टॉक तो 2023 का है ना? समझ में आई किसी को ये बात? क्यों बता रहा है? क्यों बता रहा है? ये जो सेलिंग प्राइस आपको आज दी है ये कब की है? सेलिंग प्राइस जो आपको दी है कब की है? आज की। आज की। मुझे एक बात बताइए, अगर आज सेलिंग प्राइस अज्यूम करता हूं मैं 10 रुपए है, आज सेलिंग प्राइस कितनी है? 10 रुपए। तो मुझे एक बात बता सकते हैं आप लोग कि ये सेलिंग प्राइस जब मैं एनआरवी के लिए यूज कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस आज की यूज कर रहे हैं, सोचिएगा, सेलिंग प्राइस कल की यूज कर रहे हैं, और सेलिंग एक्सपेंसेस जो 10 रुपए के हैं वो आप कब के यूज कर रहे हैं? आज के। एक चीज लिख के समझता हूं, 31 दिसंबर पे, और इन्वेंट्री बिकेगी लेट से जनवरी में, ठीक है। मुझे एक बात समझाएं, आपने कहा कि मैं एनआरवी कैसे निकालूंगा? मैं एनआरवी कैसे निकालूंगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल। तो मैं सेलिंग एक्सपेंसेस नाम दे दूं, यहां पर यही दिया हुआ है ना इसने, एस्टिमेटेड सेलिंग, एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल या सेलिंग एक्सपेंसेस, एक ही बात है ना, अलग बात तो नहीं है, ठीक है। मुझे एक बात बताएंगे, दोनों जो होने चाहिए एक वक्त पे होने चाहिए, अलग अलग वक्त पे चलेंगे? एक वक्त पे होने चाहिए, अलग अलग वक्त पे चलेंगे? क्या मतलब? ये जो उसने सेलिंग प्राइस आपको दी है 10 रुपए, ये कब की है? अभी की या जब बिकेगी? सेलिंग प्राइस तो तब की होगी ना जब बिकेगी, कि मैं कितने पर इसको बेचूंगा। तो ये सेलिंग प्राइस आ रही है जनवरी 2024 की, लेकिन ये जो इसने आपको वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दी है ये कब की है? ये तो इस साल की है, जो आपने इस साल इनकर की है। समझ में आया ट्विस्ट क्या है यहाँ पर? सर यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जितनी भी इसने आपको वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दी है, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दी है, ये कैसे बताई इसने आपको? इसने कहा मैंने इस साल इतने यूनिट्स बेचे, उस पर मुझे इतनी सेलिंग कॉस्ट देनी पड़ी, कितनी?
कितनी? कितनी? 60,000? वो 60,000 जनवरी 2024 की है या इस साल की है? तो अगले साल ये कितनी होगी? अगर मुझे इसको यहां पर लेकर जाना है तो कितनी हो जाएगी ये? यही तो बता रहे हैं ये कि इस साल जितनी है अगले साल 10% से इंक्रीज कर जाएगी। मैं जब एनआरवी कैलकुलेट करता हूं मैं ये सारी फ्यूचर की बातें लेता हूँ। फ्यूचर में कितने पर बिकेगी, उस वक्त सेलिंग कॉस्ट कितनी होगी, उस वक्त तक तैयार करने के लिए अभी बीच में कॉस्ट रिपेयर कितनी लगेगी। कॉन्सेप्चुअली चीज को सोचें। अगर मैं आज वाली सेलिंग एक्सपेंसेस ले रहा होता तो क्या आंसर सही आता? आंसर सही आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि सर बेचेंगे आज थोड़ी, बेचेंगे कब? जनवरी में। तो जब बेचेंगे तब के सेलिंग एक्सपेंसेस लेंगे ना। इसी तरीके से इसी तरीके से आप बोले कि सर आज ये इन्वेंट्री मुझे लग रहा है कि 50 रुपए की बिकेगी, आज बेची आपने। या आप उसे बोले कल रात को 12 बजे तक इसकी कीमत 50 रुपए थी, रेलिवेंट क्यों नहीं है? सर्कल बेची आपने, आप कब बेचेंगे? आने वाले महीने में। तो उस वक्त की सेलिंग प्राइस रेलिवेंट है आज की सेलिंग प्राइस? तो सेलिंग एक्सपेंस भी किस वक्त के रेलिवेंट है? कॉस्ट टू सेल भी किस वक्त की रेलिवेंट है? बात समझ में आई? अब सिर्फ एक काम करें, चारों नहीं सिर्फ ए प्रोडक्ट का निकाल कर। ए प्रोडक्ट की कॉस्ट, ए प्रोडक्ट की, कितना आसान सा फॉर्मूला है, एनआरवी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट टू सेल माइनस। इतना आसान सवाल है, वो मुश्किल है इसके अंदर? मुझे एक बात बताइए, ए यूनिट का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं अभी मैं। ए यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा ध्यान प्लीज। अब इधर आप लोगों का वक्त खत्म हुआ चाहता है, ठीक है? ए यूनिट समझना है और कैलकुलेटर अपने पास रखना है। ए यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? ये अपने जहन में होना चाहिए, आपके पेपर पे नहीं उतारना, ये आपके जहन की बात है। ए यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए क्या दो चीजें चाहिए? कॉस्ट और कॉस्ट एनालिसिस, इनमें से जो छोटा होगा वो मेरे पास रिपोर्ट हो जाएगा। अब कॉस्ट निकालनी है, जरा सोचेगा। जब कॉस्ट निकालने की बात आई तो मैंने कहा कि मेरे पास यूनिट्स हैं कितने? कितने? 5,000 यूनिट्स कितने पड़े हुए हैं? मैंने बता दिया यहाँ पे 5,000। 5,000 यूनिट्स की मुझे कॉस्ट भी चाहिए और उनकी एनआरवी भी चाहिए। इसने फिर मुझे एक और बात बताई, इन 5,000 में से 300 यूनिट्स आपके पास क्या है? डैमेज्ड है। और बाकी के 4,700, बाकी के 4,700 नॉर्मल है, सही है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि ये 300 और 4,700 का जो फर्क है वो कॉस्ट के लिए डिटरमाइन करूंगा एनआरवी के लिए? एनआरवी के लिए। कॉस्ट तो कहता है मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, खराब है, मुझे ये बताओ कि कितना खर्चा हो चुका है। ठीक है, चलो। तो पहले मैं इन 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट निकाल रहा हूं। आइए, इन 5,000 यूनिट्स की कॉस्ट। मुझे एक बात बताइए कि कौन सा मेथड है? जब कॉस्ट की बारी आई तो मैं ये सोचूंगा एनआरवी, मैं ये सोचूंगा एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, मैं क्या सोचूंगा? सर जो कल पढ़ा था हमने, फीफो है या एफको है? फीफो है तो जो सबसे लेटेस्ट स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी प्राइस, और अगर एफको है तो पूरे साल की कॉस्ट लें, उसका एवरेज करना। तो मुझे एक बात बताएं, एफको की बात कर रहे हैं इस वक्त। आपने जब कॉस्ट निकालनी है एफको से, तो एफको में आपका फॉर्मूला क्या होता है? सर मेरे पास फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल। यहां पर टोटल कॉस्ट कैसे पता चलेगी? सर ये जो आपके पास ओपनिंग में कुछ यूनिट्स पड़े हुए हैं, इनकी कॉस्ट ले लें,
इनके यूनिट्स उठा लें। आइए, मेरे पास ओपनिंग में कॉस्ट कितनी है? 70,000 रुपए। कितने यूनिट्स? 10,000। इस साल आपने और कितने यूनिट्स बनाए? इनकी कॉस्ट कितनी आई? इस तरह से सोचना और इस तरह से लिखना है। लिखना नहीं है, सोचना है, सॉरी। इनकी कॉस्ट कितनी आई? तो मुझे ये बता सकते हैं कि टोटल कितने यूनिट्स बने और या बिकने के लिए अवेलेबल थे, और इन पर कितना खर्चा हुआ था? कितना खर्चा हुआ था? कितने यूनिट्स पर? तो एक यूनिट पर कितना खर्चा हुआ? कॉस्ट पर। क्या ये कहता है कि तमीज करो, सही वाले कौन से थे, खराब वाले कौन से थे? ऐसे कोई बात करता है मुझसे? ये कहता है 5,000 के 5,000 को, एफ को है ना, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा? 39,153। 50 आ गया। ये मेरे पास कॉस्ट है कितने यूनिट्स की? 5,000 यूनिट्स की। याद रहेगा। यहीं पर एक बात, चलिए छोड़ा, आगे करेंगे वो वाली बात, यहाँ पे नहीं कर रहे अभी। पहले ये वाला कॉन्सेप्ट। कॉस्ट आ गई। IS2 कहता है कॉस्ट इन्वेंट्री किस पर वैल्यू करना है? लोअर ऑफ कॉस्ट, या अगला काम क्या करूं? एनआरवी निकालने से। चले। एनआरवी कहता है, यार बात सुनो, तुम्हारे पास कितने तरह की इन्वेंट्री है? मैंने कहा यार मेरे पास तो दो तरह की इन्वेंट्री है, एक और एक। अगर वो कहता है WIP है तो मैं एक और कॉलम खोल देता, क्योंकि एनआरवी कहता है देखो, अगर WIP है तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन भी माइनस करनी पड़ेगी। अगर नॉर्मल गुड है तो नहीं ना, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अगर डैमेज है तो कॉस्ट टू रिपेयर। मैं सबके लिए अलग अलग बात कर रहा हूँ, तो तुम भी सबकी अलग अलग एनआरवी निकालोगे। सबकी अलग अलग एनआरवी निकालोगे। नॉर्मल यूनिट्स की एनआरवी और डैमेज यूनिट्स की एनआरवी। पहले मैं डैमेज यूनिट्स की एनआरवी निकालूंगा। डैमेज यूनिट्स की एनआरवी निकालने के लिए मैं क्या काम करता हूँ? सर एनआरवी बराबर होती है, सर ने हमें बताया था, सेलिंग प्राइस, कितने पैसे जेब में आएंगे। लेकिन ये जेब में लाने के लिए कॉस्ट टू सेल मैंने ऐसे लिख दिया, चलेगा? और लेकिन क्योंकि खराब यूनिट्स है तो इनको क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट टू। सही है, सबको क्लियर है? तो सर एक काम करते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस मेरे पास कितनी है? सर दो बता रहा है, 10.5 और 10, कौन सी लूं? क्यों 10 क्यों? 10 क्यों? सेलिंग प्राइस कॉन्सेप्ट टेस्टिंग है यहाँ पर। 10 रुपए। फिर उसने कहा सर ये 10 रुपए जेब में लाने के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट टू सेल भी करना पड़ेगा, और पहले आसान आसान काम करते हैं। कॉस्ट टू रिपेयर उसने मुझे बताया कितने रुपए लगेंगे इसको रिपेयर करने में। माइनस कर दें 3 रुपए। और सर इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, सॉरी बेचना पड़ेगा। तो बेचने का कोई ना कोई खर्चा आएगा, तो इसने खर्चे से मुतालिक बात की है, लेकिन बहुत घुमा कर की है। आए उस घूमी हुई बात को जरा समझते हैं। तो मैं उसके लिए एक वर्किंग करूंगा यहाँ पे। सर घूमी हुई बात यह है कि इसने कुछ वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। कितने? 60,000। समझिएगा, 60,000, लेकिन एक यूनिट पर किए हैं। कितने यूनिट्स पर किए? 55 नहीं सर, गलत बात। 55 तो मैंने बताया आपको। कितने यूनिट्स पर किए हैं? सर जो बेचे, जो बेचे उस पर किए हैं। अभी नहीं पता मुझे कितने बेचे। मुझे क्या पता है कि ये 60,000 रुपए मेरी जेब से गए हैं। तो अगर कोई मुझसे बोले
कि ये 60,000 रुपए कितने यूनिट्स का खर्चा है, तो मैं उसे ये जवाब दे सकता हूँ, ये 60,000 रुपए खर्चा है इन 10,000 यूनिट्स का। बोलेगा पागल हो गए हो। मैं बोलूंगा अच्छा सॉरी सॉरी, ये 50,000 यूनिट्स का है। बोलेगा क्या बनाने पर खर्चा किया है? बनाने पर खर्चा किया नहीं सर। तो यार हुआ क्या है, वो बोलेगा बात सुनो, तुमने जितने यूनिट्स बेचे वेरिएबल है, तो जितने यूनिट्स बेचते जाओगे उतनी ज्यादा सेलिंग प्राइस भी, सेलिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ते जाएंगे। तो 60,000 रुपए तुमने बेयर किए कितने यूनिट्स बेचने पर, तो आओ निकाल लो कितने यूनिट्स बेचे तुमने। यूनिट्स सोल्ड। सर यूनिट सोल्ड निकालने का क्या तरीका है? यूनिट सोल्ड निकालने का तरीका क्या है? सर मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 10,000। यूनिट्स की बात कर रहा हूं मैं। मैंने प्रोडक्शन कितने यूनिट्स की? मेरे पास पूरे साल बेचने के लिए कितने अवेलेबल थे? और मेरे पास इनमें से 60,000, 60,000 के मेरे पास दो हिस्से हैं, एक सोल्ड और एक बिके। बिके कितने? पता नहीं। अनसोल्ड कितने हैं? तो यहाँ सोल्ड कितने होंगे? सोल्ड कितने हैं? तो ये 60,000 कॉस्ट है कितने यूनिट्स की? फॉर 55,000 यूनिट्स। तो आइए इसको डिवाइड कर देते हैं 55,000 से, क्या वैल्यू आएगी? 1.3, 1.09 पर यूनिट। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये किस साल की है? आपने कब इनकर करनी है? जब बेचेंगे। कब बेचेंगे? जनवरी 2000, ये बताइए ना इसने बात। आप बेचेंगे अगले महीने या अगले साल, उस टाइम पर ये कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगी? तो फिर ये 1.09 बढ़कर कितनी हो जाएगी? जिसको समझना है वो W1 देख ले, ये एग्जामिनर के लिए जिसको समझना है कहां से आया 1.2, वो ये देख ले। क्या मेरे पास एनआरवी आ रही है डैमेज की? 5 पॉइंट, कितने यूनिट्स हैं? खराब कितने यूनिट्स हैं? इनकी वैल्यू 1,000, 1,740। ये आ गई। तो नॉर्मल वाली भी आसान है। नॉर्मल के लिए मैं क्या करूंगा सर? सेलिंग प्राइस कितनी है नॉर्मल यूनिट्स के लिए? सेलिंग प्राइस क्या होगी? 10। कॉस्ट टू सेल क्या होगी? कॉस्ट टू सेल क्या होगी? 1.2 होगी ना। बेचने के लिए अलग कुछ बात बताया ही नहीं इसके बाद, क्यों घबरा रहे हैं हम लोग, इतना क्यों डर रहे हैं भाई? कॉस्ट टू रिपेयर, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितना आएगा आंसर? 8.8। कितने यूनिट्स? 300। 41,360। ये हैं कितने यूनिट्स? 4,700 ये हैं। तो टोटल 5,000 की मुझे बता सकते हैं? इन दोनों को ऐड अप कर दें। 43,000
ये मेरे पास क्या है, एनआरवी, एनआरवी है, और ये मेरे पास क्या है, तो मुझे ये इन्वेंट्री ए प्रोडक्ट किस पर रिकॉर्ड करनी है? ये है इस सवाल को समझने का तरीका। समझ में आएगा इससे? इसी पैटर्न के ऊपर, प्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा, इसी पैटर्न के ऊपर बी सी और डी हो जाएगा, बी सी और डी हो जाएगा, बी सी और डी हो जाएगा। बस एक चेंज आएगा, और वो क्या है, सब कुछ सेम है, सिर्फ ये है कि सी में किस पर वैल्यू हो रहा है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की। मैं एनआरवी में सोचूंगा फीफो, कहाँ सोचूंगा फीफो के बारे में, कहाँ सोचूंगा फीफो एफओ के बारे में, कॉस्ट के वक्त या एनआरवी के वक्त? एनआरवी के वक्त। जवाब कुछ तो एक ऑप्शन होगा। फिर से पूछता हूँ, फीफो क्या है, वैल्यूएशन मेथड। मैंने पहले फीफो एफ को पढ़ाया, उस वक्त एनआरवी पढ़ाया था, एनआरवी पढ़ाया था मैंने कि एनआरवी क्या होता है, कैसे होता है, नहीं, वो तो एक जनरल बात हुई थी छोटी सी बात। लेकिन जब फीफो एफ को पर काम कराया, सवाल में कहीं एनआरवी का जिक्र हुआ, तो फीफो एफ को आप कहाँ यूज कर रहे थे, कॉस्ट निकालते हुए, ओपनिंग की, क्लोजिंग की, ठीक है। तो मेरा आपसे सवाल है कि जब फीफो आ जाएगा, जब फीफो आ जाएगा, तो मैं कहाँ सोचूंगा, कॉस्ट के वक्त या एनआरवी के वक्त, कहाँ सोचूंगा? ये बात समझ में आई, सबको समझ में आई? तो सिमिलरली सी के यूनिट्स हैं कितने, 15,000। इन 15,000 यूनिट्स की कॉस्ट डिसाइड करते वक्त आप ये देखेंगे कि लेटेस्ट में से हैं या पुराने वालों में से। तो मुझे एक बात बताइए, 15,000 यहां पर आपको नहीं सोचना पड़ेगा, क्यों नहीं सोचना पड़ेगा? यहां पर आप इन 15,000 को लेंगे किस अमाउंट पर, ये 15,000 कौन से वाले होंगे, जो रिसेंट बने या जो ओपनिंग पड़े हुए थे, जो रिसेंट बने या जो ओपनिंग पड़े हुए थे, जो रिसेंट बने, उन रिसेंट बने हुए की कॉस्ट क्या है, जो रिसेंट बने हैं उनकी कॉस्ट क्या है, कितनी है, 8 लाख, कितने यूनिट्स की, कितने यूनिट्स की, एक यूनिट की। सर यहां पर तो आपने वो किया ही नहीं, ओपनिंग का इफेक्ट लिया ही नहीं, यहां पर आपने ओपनिंग का इफेक्ट क्यों नहीं लिया? ये एवरेज कॉस्टिंग नहीं है ये, तो ये जो 15,000 यूनिट्स हैं, ये कौन से वालों लॉट में से पड़े हुए हैं, ये 75,000 वाले ग्रुप में से पड़े हुए, इसीलिए मैंने कहा कि 75,000 यूनिट्स की कॉस्ट 11 रुपए, और ओपनिंग में जो 1,80,000 रुपए मेरे पास कॉस्ट है, ये कितने यूनिट्स की है, कितने यूनिट्स की है, नजर नहीं आ रहा, कितने, 20,000। तो ओपनिंग पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, तो अगर मैं ये 20,000 यूनिट बेचूंगा तो कॉस्ट क्या रिकॉर्ड करूंगा, और अगर मैं ये 75,000 यूनिट बेचूंगा और अगर ये बचे हुए होंगे तो मैं किस पर रिकॉर्ड करूंगा, तो जो 15,000 बचे हैं, क्योंकि फीफो क्या कहता है, पहले ये 20 बिके होंगे और फिर ये 75 बिके होंगे, तो अल्टीमेटली जो बचे हुए होंगे वो किसमें से बचेंगे, 75 में से। तो वो वैल्यू पर किस पर होंगे, उस 11 रुपए के रेट के ऊपर। बस ये फर्क होगा, यहाँ पर आप एवरेज कर रहे थे, फीफो में आप एवरेज आउट नहीं कर रहे हो। सबको समझ में आई? हो जाएगा ये सवाल। आप नहीं सवाल इस तरीके से करके आना है, पहला सवाल है मानता हूँ मुश्किल है, लेकिन मुश्किल करेंगे तो मुश्किलात का सामना करना है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, एक दफा करेंगे हो जाएगा, ठीक है। पहले आप लोग इसको इस तरीके से करेंगे, या जिस तरीके से समझ में आता है करेंगे, देन उसके बाद मैं इसकी प्रेजेंटेशन बनवाऊंगा आपको कि अगर एग्जाम में करना होता तो कैसे करना होता। अल्लाह हाफिज।